एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम करने वाले हैं एलटी क्लास 33 और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। बहुत सारे टॉपिक्स हम एलटी के जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके एमसीक्यू ऑन एनईपी 2020 एंड एनसीएफएसई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। नाउ ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये मस्ट डू टॉपिक्स है या फिर मस्ट कवर टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जा रहे हो, क्योंकि अब यहां से जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। श्योर शॉर्ट आपको यहाँ पे से इन दो डॉक्यूमेंट पे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप टीईटी देने जाओ, चाहे आप एलटी का एग्जाम दो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी लेवल का, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाने वाला है, वहां पर आपके एनईपी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एनसीएफएससी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, उनको तैयार करना जरूरी हो जाता है। तो अब इन दो टॉपिक्स को मैंने डिटेल में इसी चैनल पे बता भी रखा है, तो अगर आपको ना मिले तो एक काम करना, सर्च बार में जाकर एनईपी 2020 बाय मेघा जायसवाल डाल लेना या एनसीएफएससी 2023 बाय मेघा जायसवाल डाल लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने डिटेल में ये पढ़ा रखे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिटेल में भी बताया कि क्वेश्चन तो आता ही। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स पे से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है एनईपी 2020 एम्स टू, ठीक है, एनईपी 2020 का लक्ष्य है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना। सेकंड है शिक्षा के सभी स्तरों पर स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। तीसरा है केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना, उच्च शिक्षा का नहीं। और ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। देखो, पहला बिल्कुल सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे हम एफएलएन नाम से जानते हैं। एफएलएन की बात की गई है एनईपी 2020 में, यानी क्लास 3 तक एक बच्चे के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होनी चाहिए, एक बेसिक साक्षरता कि उसे पढ़ना आता हो विद फ्लुएंसी, मिला मिला के नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फ्लुएंसी से पढ़ सकता है और एक बेसिक सी अरिथमेटिक कर सकता है। ग्रेड 3 तक, थर्ड क्लास तक कम से कम उसे इतना तो आना ही चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है कि यहाँ पर जीईआर को यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की गई है, यानी कि बच्चे जो है बीच में ही स्कूल छोड़े नहीं, इसको कम करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर तीसरा आप चेक करो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए ही यहाँ पे चेंजेस की बात की गई है, हायर एजुकेशन के लिए नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें हर प्रकार की शिक्षा की बात हुई है और हायर एजुकेशन की भी बात हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ए और बी है ओनली, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। थोड़ा सा यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एफएलएन क्या दिया गया यहाँ पर, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है एनईपी में, और यहाँ इनका एम है कि कम से कम क्लास 3 तक जब तक बच्चा पहुंचता है उसने एफएलएन अचीव कर लिया हो। एफएलएन का मतलब क्या है कि उसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी हो, बेसिक साक्षरता हो और एक बेसिक अरिथमेटिक, उसे प्लस माइनस और इस तरह का जोड़ घटाना करना आता हो, ठीक है। ये नेसेसरी इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये आपकी एक बेस बनेगा, एक बुनियाद बनेगा जिसके ऊपर आप आगे की फर्दर लर्निंग करोगे। आजकल आपने देखा होगा कई स्कूल ऐसे, बच्चा 6th में 8th में पहुंचा, अपना नाम लिखना नहीं आता उसको, ठीक है, बेसिक उसे टेबल्स भी याद नहीं है, उस टेबल्स याद तो चलो बहुत बड़े बच्चों को भी नहीं होता है, बेसिक से जोड़ घटाना भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज के ऊपर बहुत फोकस किया गया कि कम से कम क्लास 3 तक जब बच्चा पहुंच रहा है तो एफएलएन अचीव कर लिया हो उसने, ठीक है, और ये इनका मिशन है, कम से कम 2026-27 तक हम इसे प्राप्त कर ले। और यहाँ पर इसे प्राप्त करने के लिए जो मिशन चलाया गया था वो था आपका निपुण भारत मिशन, और निपुण की भी एक फुल फॉर्म है, उसे भी याद कर लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो, पढ़ते वक्त उसे समझ में भी आना चाहिए, ये नहीं कि बस बोल रहा है, ठीक है, और कई बच्चे तो मिला मिला के पढ़ रहे होते, यूनिवर्सल ऐसे नहीं पढ़ना है, पूरा एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिक प्री रिक्विजिट या फिर एक रिक्वायरमेंट यहाँ इन्होंने मांगा।
हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। नेक्स्ट पे चलेंगे। According to NEP 2020, the medium of instruction up to class 5th in schools should be any foreign language, mother tongue and regional language, English या national language। तो NEP 2020 में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया है वो या तो मातृभाषा हो या कोई रीजनल भाषा हो, ठीक है, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे चलेंगे। परख का पूर्ण रूप क्या है? अब परख क्या है? परख जो है आपका एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म देख लो पहले। तो परख की फुल फॉर्म, इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में ही याद करना है, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परख की देखो यहाँ पर फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका परख है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दे रही हूँ आपको, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। परख की बात अभी आगे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट NCFSE 2023? स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। NCFSE के अनुसार एक बच्चे के समग्र विकास में 5 परतों वाले पंच कोशों का पालन पोषण को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर 5 शेड्स में माना गया है बच्चे को, और उन सभी शेड्स का डेवलपमेंट यहाँ पे करना जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कक्षा 1 से किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखना अभी 10th में भी 2 बार बच्चे बोर्ड देंगे, ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम हो गया, कोर्स आधा हो गया, कोर्स पूरा ही रहेगा, लेकिन चांस 2 बार मिलेंगे, इससे बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो ऑप्शन आपके क्या होंगे, A, B, C तीनों, ठीक है, तीनों सही है यहाँ पर। तो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जिन 5 शेड्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो पंचकोश विकास का मतलब है 5 फोल्ड डेवलपमेंट। 5 फोल्ड मतलब ये माना गया है कि एक बच्चे के विकास के लिए जो उसके 5 जो कोश हैं, 5 जो शेड हैं जिसमें बच्चा है, ठीक है, इन सभी का विकास करना जरूरी है। हम अन्नमय कोश के बाद सबसे बाहर अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है और फिर आनंदमय कोश है। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पंचकोशा का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। एक बार हिंदी में देख लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं तो ये भौतिक परत है, यानी शारीरिक विकास की बात हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट की। फिर हम प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं तो जीवन शक्ति, ऊर्जा परत, शारीरिक जागरूकता, ठीक है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर मनोमय कोश की जब बात हो रही है तो ये मन की परत यानी मानसिक और भावनात्मक विकास की बात हो रही है। फिर विज्ञानमय कोश यानी बौद्धिक परत, सोचना समझना, थिंकिंग एबिलिटीज, बौद्धिक विकास की बात हो रही है। और आनंदमय कोश यानी आंतरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो ये 5 फोल्ड डेवलपमेंट करना है, इन सभी परतों का विकास करना है, तभी बच्चे का समग्र विकास हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है NCFSE 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 और 10 के लिए 8 पाठ्यचर्या क्षेत्र निर्धारित हैं। NCFSE 2023 बच्चों में पंचकोशीय विकास पर केंद्रित है। देखो सेकंड वाला तो अभी हमें पता ही चली गया कि सही है। फर्स्ट भी सही है कि अगर हम 9-10 की बात करें तो यहाँ पर 8 करिकुलर एरियाज यहाँ पर दिए गए। वैसे अभी आपसे बहुत डीप नहीं पूछेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या इस तरीके से भी सारी चीजें पूछना, क्योंकि अभी नया नया डॉक्यूमेंट है, ऊपर ऊपर से ही काफी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 अप्रोचेस टू असेसमेंट मेंशन्ड इन NCF 2023? ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 कौन कौन से दृष्टिकोण हैं मूल्यांकन के लिए। तो वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत पहले से ही बात करते आ रहे हैं असेसमेंट कैसा होना चाहिए, पर फिर भी एक बार चेक करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, आफ्टर लर्निंग, ठीक है। फिर पूछ रहा है असेसमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
और चौथा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। देखो जो तीन यहाँ पर दृष्टिकोण बोले गए हैं वो सी है ऑप्शन। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका NCF 2023 aims to promote education that is rigid and traditional, flexible and inclusive, कॉम्पिटिटिव एंड एक्सक्लूसिव, हायरार्कल एंड डिसिप्लिनरी। तो आपका जो NCF 2023 है, अगर आप एलिमिनेट करके भी चलोगे ना तब भी सही आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो रिजिड तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो और भी ज्यादा फ्रीडम दे दी गई। अगर आपको पता हो तो NEP में क्या बताया गया कि अब आप 11th-12th में जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ऐसा नहीं कि आपने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली तो आप आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, तो और ज्यादा यहाँ फ्रीडम मिल गई है, तो रिजिड तो है ही नहीं है। फिर कॉम्पिटिटिव और एक्सक्लूसिवनेस है यहाँ पर, ये भी गलत है। एक्सक्लूसिव तो कभी होता ही नहीं है, यहाँ पर तो सबको समावेशित करने की बात की जाती है। और हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार करना, ये भी नहीं। यहाँ पर तो डेवलपमेंट की बात होती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप में होना चाहिए। हायरार्किकल और डिसिप्लिनरी है, यानी पदानुक्रमित तो अनुशासनात्मक है, ये भी गलत है। सबसे सही आंसर है फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NEP 2020 में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता ही होगा। NEP में जो था, इसके बाद से आपकी जो MHRD है उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाने लगा। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन मंच परख स्थापित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय मूल्यांकन मंच है परख। तीसरा है 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत BEd शिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। 2030 तक कहा गया है कि फिर इसके बाद टीचिंग के लिए, टीचिंग किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो न्यूनतम या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी इंटीग्रेटेड BEd हो जाएगी, यानी 1-2 साल वाला BEd जो है फिर वो उतना काम का नहीं रहेगा। और उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारी ये सारी ही बातें सही है। एक बार परख को देख लेते हैं। परख जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई वो यहाँ पर है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो आपका NCERT ने यहाँ पर बनाया है 2023 में। क्यों? क्योंकि NEP 2020 जो है वो असेसमेंट किस तरीके से होना चाहिए उसके लिए भी वो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर रही है, और ये स्टैंडर्ड जो है परख के द्वारा यहाँ पर स्टूडेंट के लिए सेट किए गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट और उन सब की बातें ज्यादा की गई हैं। वन टाइम असेसमेंट के बेसिस पर हम ना बस बच्चे को जज करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा देखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेन इसका मोटिव था वो क्या था? ये स्टैंडर्ड सेट करेगा स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए, रिड्यूस करेगा यहाँ पर असेसमेंट की डिस्पैरिटीज को। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से असेसमेंट किया जाता है, तो ये जो डिफरेंट तरीके हैं इसकी वजह से, क्योंकि कोई एक रूपता नहीं है, इस वजह से अब किस बच्चे का असेसमेंट कैसा हुआ है, वो क्या निकल के आया है। कहीं पे अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बना है तो हो सकता है बच्चे के मार्क्स ना आए हो, कहीं पे वही क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था तो उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चा ज्यादा समझदार था इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अब असेसमेंट में क्योंकि इतनी डिस्पैरिटीज है उसकी वजह से हम सही आकलन नहीं कर पा रहे बच्चों का, तो उसको भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये क्या करता है, रिमूव करता है। इसके अलावा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, कि हम नेशनल लेवल पे भी चेक करें कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कितनी सुधरी है, उसको मेजर करने के लिए भी आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू NCFSE 2023 शुड बी R1, R2, R3, नन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका त्रिभाषा सूत्र क्या है? आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों को क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जो 3 लैंग्वेजेस है उसमें से पहली लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसे कहा गया है R1। ठीक है, यहाँ पर NCFSE में इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। पहली लैंग्वेज को R1, दूसरी लैंग्वेज को बोला जाएगा R2 और तीसरी लैंग्वेज जो है वो होगी R3। और हर जगह हमने देख रखा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है? मदर टंग या आपकी रीजनल क्षेत्रीय भाषा या फिर आपकी मदर टंग। ठीक है, तो यहाँ पर R1 जो है क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम बात क्या करते हैं कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में देने हैं, उसकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में देने हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? R1। तो आंसर यहाँ पर क्या है हमारा? R1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, what will be the student teacher ratio for socio-economically disadvantaged students as per NEP 2020?
ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ बातों पे ध्यान दो, एकदम से यहाँ पर आंसर टिक मत करना अगर पेपर में आए तो। स्टूडेंट टीचर रेशो पूछा है, किसके हिसाब से पूछा है, एनईपी 2020 के हिसाब से पूछा है, और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए पूछा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 25:1। एक और चीज बता देती हूँ, आरटीई के अनुसार, आरटीई 2009 के अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में प्यूपिल टीचर रेशो है आपका 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अपर प्राइमरी, ये प्राइमरी पे, अपर प्राइमरी में ये है आपका 35:1, ठीक है, यानी 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए 30:1, 6 to 8 के लिए 35:1, और किसी भी हालत में इन्होंने कहा है ये 40:1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, ये आरटी के अकॉर्डिंग था, एनईपी के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज अगर स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर 25:1 होना चाहिए प्यूपिल टीचर रेशो। नेक्स्ट है आपका विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएलएन अंडर एनईपी 2020। अब तो बहुत बार बात कर ली, आराम से आंसर बता पाओगे। फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी या फंक्शनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी, तो ये है आपका सही आंसर बी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनईपी 2020 टारगेट्स 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030, 2035, 2025 या 2040। तो इन्होंने काफी सारे लक्ष्य रखे हैं कि हम जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% कब तक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने जो लक्ष्य प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक यानी स्कूल एजुकेशन के लिए रखा था वो रखा है 2030 तक। 2030 तक हम ये जीईआर 100% कर लेंगे, यानी सभी बच्चे 12th तक की शिक्षा पूरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका The policy also tries to focus on certain foundational skills that children should have in the proposed new structure of। क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कौन से फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस करना है इन द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ। स्ट्रक्चर पूछा है मेनली आपसे, तो स्ट्रक्चर कौन सा है, 5+3+2+4, 5+3+3+4, 3+5+3+5 या 3+3+5+4। तो आपका सही है आंसर 5+3+3+4। इसको एक बार चेक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये देखो, ये है आपका जो आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। पुराने स्ट्रक्चर में क्या था आपका, यहाँ पर 10 साल थे, यहाँ पे यानी बच्चा जब 6 साल का होता था तब वो फॉर्मल स्कूलिंग में एंटर करता था। कौन सी क्लास में, क्लास 1 में, ठीक है, क्लास 1 में एंटर करता था। यहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो है वो यहाँ पहुंचता था, तब वो 16 वर्ष का हो जाता था। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा वो 16 से 18 2 वर्ष यानी क्लास 11th और 12th करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपका हो गया ये 10+2 था, ठीक है, यहाँ 10 साल हो रहे हैं, ये 2 साल हो रहे हैं यानी 10+2। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर देखो बच्चा फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर में कब एंटर कर रहा है, जब वो 3 साल का हो गया। यहाँ भी होता था 3 साल वाला जो होता था बच्चा, उसको आप आंगनबाड़ी में एनरोल करवाते थे, लेकिन उस आंगनबाड़ी स्ट्रक्चर को फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर में नहीं लिया जाता था। फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर जो आपका क्लास 1 से ही माना जाता था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, आंगनबाड़ी को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है किसमें, अपने फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर में। तो एकेडमिक स्ट्रक्चर अब हमारा कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो जो आंगनबाड़ी के 3 साल होते थे वो भी यहाँ ऐड हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या बना, ये जो पहले 5 साल बने जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, उसमें क्या क्या आएगा, 3 साल आएंगे आंगनबाड़ी वाले। अब इन्हें बोलते हैं बाल वाटिका, इन्हें बाल वाटिका नाम से जाना जाता है। बच्चा 3 साल का होगा तब यहाँ एंटर करेगा, +3 कर दो, 6 साल का होगा तब वो आगे बढ़ेगा क्लास 1 में। क्लास 1 और 2 में जब बच्चा होगा फिर 2 जब कंप्लीट कर लेगा तो 8 साल का हो जाएगा, यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक बच्चा इस फाउंडेशनल स्टेज में, ठीक है। अब बच्चा जो है 8 वर्ष से 11 वर्ष का जब हो रहा है तो यहाँ पर 3 साल आ रहे हैं आपके, यानी क्लासेस 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये वाली स्टेज कौन सी है आपकी, प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पर कितने साल हो गए आपके, 3 साल। अब बच्चा हो गया है 11 वर्ष का। अब 11 वर्ष से लेकर जब 14 वर्ष की आयु में बच्चा होगा यानी क्लास 6 to 8, ठीक है, क्लासेस कौन सी है, 6, 7 एंड 8, तब है बच्चा मिडिल स्टेज में। ये भी कितने साल हुए, 3 साल हुए। और अब यहाँ पर देखो एज है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, यहाँ पर 4 साल आपको देखते हैं, 9, 10, 11 एंड 12 यानी 4 ईयर्स, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, 5+3+3+4, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज,
सेकेंडरी स्टेज। और अब आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ से इसी वाले डायग्राम से बहुत पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे की एज कितनी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपसे पूछ ही सकता है, वो तो आ ही रहा है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो सभी एग्जाम में लगभग ये वाला क्वेश्चन तो वो दे ही चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 14, द करिकुलम वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। अब करेक्ट सीक्वेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला ही है यहाँ पर ऑप्शन आपका, सबसे पहले थी फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, FPMS, FPMS बना लो, चाहो तो इसका अपना कुछ खुद का कोड जो है वो डेवलप कर लो। FPMS से कुछ अगर बनाना चाहते हो, हमेशा के लिए दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो एज ग्रुप जो है वो आपका स्कूल एजुकेशन में जब बच्चा होता है तो किस रेंज में होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 to 14, 3 to 18, 6 to 18, 6 to 14। तो पहले था वो आपका 6 to 18, अब क्या है 3 to 18, क्योंकि बाल वाटिका वाले 3 साल भी इसमें जोड़ दिए गए। तो बच्चा जब 3 साल का होता है तो फॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर में एंटर करेगा, 12th जब पास करता है तो 18 वर्ष का हो जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 के संबंध में सही कथन चुने। तो पहला कथन है, आधारभूत चरण में 5 वर्ष की लचीली, बहुस्तरीय और खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल है। और सेकंड है, आधारभूत चरण को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है, 1 वर्ष का प्री स्कूल, 2 वर्ष का प्री प्राइमरी और 2 वर्ष का प्राइमरी स्कूल कक्षा 3 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट कौन से सही है, तो देखो पहला तो बिल्कुल सही है कि फाउंडेशनल स्टेज में आप क्या करेंगे, 5 साल आ रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल है, यहाँ पर प्ले बेस्ड एक्टिविटीज वगैरह करके आप बच्चों खेल के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। और फाउंडेशनल स्टेज में आपके 5 साल जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 1 साल का तो क्या है प्री स्कूल है, जो आपका बाल वाटिका के 3 साल है ना, उसी को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। पहले भी होता था, पहले भी आप क्या करते थे, जो आपने देखा होगा पेरेंट्स कई बार बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं, फिर एक आपका नर्सरी कराते हैं, नर्सरी के बाद आपका केजी कराते हैं, केजी के बाद आपकी क्लास 1 होती है और क्लास 2 होती है। ऐसी तो होता था, 5 साल ऐसे ही तो बनते थे आपके। तो अब वही चीज है यहाँ पर, ये हो गया, इसको उन्होंने बोला है प्री स्कूल, 2 ईयर के ये इन्होंने प्री प्राइमरी बोले, केजी नर्सरी मान लो इसे, और ये जो क्लास 1 और 2 है इसको उन्होंने प्राइमरी स्कूल बोला है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। NEP 2020 के अनुसार किस मानक से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, तो वोकेशनल एजुकेशन आप कौन सी क्लास से बच्चों को देंगे, तो ये है आपका सही ऑप्शन कक्षा 6। कक्षा 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना शुरू करना है, व्यवसायिक शिक्षा की जानकारी देनी शुरू करनी है, कोडिंग सिखाना शुरू करना है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो पहला है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वाह जैसी विभिन्न विधियों और रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहा है कि सिखाने के लिए जो है यहाँ पर पीयर ट्यूटोरिंग वगैरह जो है यूज की जाए, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है, यानी कि शिफ्ट कर रही है फॉर्मेटिव से समेटिव पर। यही गलत है वैसे, लेकिन और भी देख लेते हैं। समेटिव से फॉर्मेटिव पे कह रही है ना, कंटिन्यूस असेसमेंट की बात कर रही है, वो वन टाइम आपका एग्जाम लेने की बात नहीं कर रही, वो कह रही है हर लेवल पे बच्चों को असेस करते रहो, पूरे साल भर बच्चों का आकलन करते हो। तो फॉर्मेटिव से समेटिव में नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव में। फिर देखिए सी वाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन जैसे अन्य तरीकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, सेल्फ असेसमेंट और पीयर टू असेसमेंट की भी यहाँ पर बात होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि छात्र के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों के प्रगति शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इस रिपोर्ट कार्ड को क्या बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ बच्चे का शो होता है, इसे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बोला गया है। यहाँ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बच्चों का मिलता है, जहां बच्चों का ओवरऑल आकलन होता है। तो ऑप्शन यहीं से हमारा ये निकल के आ रहा है, बी वाला ही निकल के आ रहा है गलत, बी वाला गलत है। नेक्स्ट है आपका, NEP 2020 में प्रस्तावित दीक्षा ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना का उद्देश्य क्या है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म इंग्लिश में ही भाई याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डी से देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, दीक्षा क्या है, ICT इंटरफेस विद टीचिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन
टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसको अगर हम अच्छे से अगर हम बोलना चाहें तो ये आईसीटी इंटरफेस है विद टीचिंग। इसमें बहुत सारे वीडियो, सपोर्ट मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइडेड होता है, बहुत सारे क्लासेस का कंटेंट है। यहाँ पर बच्चे क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल की सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी मोबाइल ऐप भी डेवलप की गई थी, जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, एनईपी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए निष्ठा की ट्रेनिंग्स यहाँ पर जो है वो डेवलप की गई थी। वो निष्ठा की ट्रेनिंग्स भी दीक्षा ऐप पर टीचर्स करते हैं। तो एक तरीके का आईसीटी यहाँ पर कह सकते हैं आप, एक इंटरफेस है टीचिंग के साथ। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में तनाव और भय उत्पन्न करना ताकि सीखने का स्तर सुनिश्चित हो सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संशोधन करना, सीखने और विकास को अनुकूलित करना, कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों का समर्थन करना। तो देखिए पॉजिटिव दिख रहे हैं हमें ये तीनों, ये तो है ही। और ये नहीं होगा, छात्रों में तनाव या भय उत्पन्न करना कभी भी असेसमेंट का उद्देश्य नहीं होता। तो 2, 3, 4 जहां पे हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक। अगेन ये क्या है, एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म ये है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये सार्थक है क्या? ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ये एक इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान है फॉर स्कूल एजुकेशन। आपने एनईपी वगैरह ये सब डेवलप तो कर दी, लेकिन इसको स्कूल लेवल पे आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करता है, यहाँ पर एक योजना तैयार करता है, कार्यान्वयन करने की एक योजना है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा की सीढ़ी में प्रारंभिक चरण की आयु क्या है, यानी प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजें तो ना आपको इंग्लिश में याद करनी चाहिए। कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो होते हैं ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी, उसमें भी हिंदी में कुछ ढंग से लिखा हुआ नहीं होता है। तो प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रारंभिक से पता नहीं आपको समझ में आए या ना आए। प्रिपरेटरी स्टेज में एज रेंज पूछी है बच्चों की कि एज रेंज क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा 8 to 11 ईयर्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको आप उस चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये आज हमने किए एनईपी और एनसीएफएससी के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो है वो हमारी अचीवर्स ऐप पर चल रहे हैं। हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को चेक कीजिए। एलटी साइंस का कोर्स वहां पे चल रहा है। इसके अलावा अगर जो पार्ट 1 आप लेना चाहते हैं पेडागोजी, रीजनिंग, जीके वाला, वो आपको मिल जाएगा। ओनली पेडागोजी भी मिल जाएगा, एसएसटी भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी हम यहाँ पर लेक्चर्स लेते हैं उनकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी हम न्यूज अपडेट्स वगैरह वहाँ अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। एज एन एस्पिरेंट आपको अवेयर भी रहना चाहिए यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हम यहाँ पर लेक्चर्स कर रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो वो हम अपने मेंबर्स के लिए वहाँ अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और एलटी वाले जो आपका लेवल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज भी मिल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।